नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है स्टैटिक जीके के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला अपना आज की क्लास का टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांतियां, कृषि से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्रांतियां हुई थी। तो एक तरफ कृषि क्रांति, दूसरी तरफ उसका संबंध। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है सभी से। और नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, मत्स्य पालन से जो है नीली क्रांति संबंधित है। इसी प्रकार गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जो है जूट के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, तिलहन और दलहन के उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति, जिसको हम गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं, सुनहरी क्रांति, यह फलों से उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित हो जाती है? आलू के प्रोडक्शन से, आलू के उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से हो जाता है। रजत क्रांति अर्थात सिल्वर रिवोल्यूशन जो है, यह अंडे के उत्पादन से संबंधित हो जाती है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यह चाय के उत्पादन से हो जाती है। लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन, जो है टमाटर और इसके साथ में जो है ये मांस से संबंधित हो जाती है। टमाटर और किससे? मांस से। व्हाइट गोल्ड रिवोल्यूशन का संबंध किससे हो जाता है? कपास से हो जाता है। जबकि गुलाबी क्रांति जो है झींगा, मछली और प्याज से ये जो है संबंधित हो जाती है, गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए काली क्रांति या पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित हो जाती है, ब्लैक रिवोल्यूशन। भूरी क्रांति, ब्राउन, उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर से संबंधित है यह। और नेक्स्ट है बादामी क्रांति, यह मसालों के उत्पादन से संबंधित हो जाती है। और सेफ्रॉन क्रांति का संबंध हो जाता है केसर से। तो ये हमारे कृषि की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्रांतियां थी। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक। देखिए दूसरा टॉपिक हमारा है प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? यहां से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। एक तरफ देश, दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। बात किया जाए चीन देश की, तो चाइना का राष्ट्रीय खेल हो जाता है टेबल टेनिस। बांग्लादेश, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। भूटान, भूटान में का राष्ट्रीय खेल हो जाता है तीरंदाजी, जिसको हम लोग आर्चरी भी कहते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन। और साथ में मलेशिया का भी क्या है राष्ट्रीय खेल? बैडमिंटन ही है। मलेशिया, इंडोनेशिया दोनों के बैडमिंटन है। अमेरिका का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसबॉल है यहाँ का राष्ट्रीय खेल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है सांड युद्ध। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल बनना है रग्बी फुटबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो जूडो है। और ईरान का राष्ट्रीय खेल हो जाता है कुश्ती। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। रूस का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो फुटबॉल और शतरंज हो जाता है रूस का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफगानिस्तान, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। बुजकाशी कहाँ का है? तो ये अफगानिस्तान का है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए तो ये दांडी बियो हो जाता है। दक्षिण कोरिया का ताई कमांडो है। दक्षिण कोरिया का क्या राष्ट्रीय खेल है? ताई कमांडो। इसी प्रकार फ्रांस और अर्जेंटीना, इन दोनों देशों का है फुटबॉल जो है राष्ट्रीय खेल। तो दोस्तों ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट जो है प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल थे। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। किस वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले पाल वंश का संस्थापक देखते हैं, तो ये थे गोपाल। नंद वंश का संस्थापक एग्जाम में पूछा जाए तो महापद्य नंद, ये नंद वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश का कौन था? बिंबिसार था। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां थे। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। इसी प्रकार अगर आपसे सातवाहन वंश का पूछ लिया जाए कौन था संस्थापक, तो सिमुक थे। क्या नाम था इनका? सिमुक। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। और राष्ट्रकूट वंश वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसके थे? राष्ट्रकूट वंश के। कुषाण वंश भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुजल कटफिसेस हो जाते हैं। शुग वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के। पल्लव वंश के थे सिंह वर्मन चतुर्थ। ये सभी जो है वंश और उनके संस्थापक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह थे संस्थापक। होयसल वंश के थे विष्णुवर्धन। चौहान वंश के थे वासुदेव। और मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार चोल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो विजयालय था। और संगम वंश के कौन थे? हरिहर और बुक्का। बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट वंश और उनके संस्थापक। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अब इस अगले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है टैक्स को, इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा टैक्स टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में। जो है यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए
देखिए सबसे पहले बात करते हैं टैक्स। टैक्स को हिंदी में कहा जाता है कर। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स क्या होता है। तो देखिए वह अतिरिक्त धन जो सरकार द्वारा आम जनता पर विभिन्न सेवाओं तथा वस्तुओं के उपयोग करने के कारण लगाया जाता है। तो टैक्स क्या होता है, वह अतिरिक्त धन जो सरकार द्वारा आम जनता पर विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं के उपयोग करने के लिए लगाया जाता है। तो इसको सरकार लगाती है जनता पर। बात की जाए अगर हम टैक्स के प्रकार के, तो टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहा जाता है वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है और इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। आयकर, इनकम टैक्स, उपहार कर, भू राजस्व कर, निगम कर, कृषि कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर और इसके अलावा व्यवसाय कर। तो ये सभी 8 टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। आयकर, उपहार कर, भू राजस्व कर, निगम कर, कृषि कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर और व्यवसाय कर। ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है और इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। वह कर जो सीधे जनता द्वारा नहीं दिया जाता है, इसको जो है सीधे जनता द्वारा नहीं लिया जाता है लेकिन इसका भार जनता पर ही पड़ता है। इसे जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस वाले को ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख हमारे जो है अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सेवा कर, जिसको सर्विस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा टोल टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टाम्प कर, सीमा कर, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, बिक्री कर और उत्पाद कर। यह सभी कर जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर आते हैं। सेवा कर, टोल कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, सीमा कर, जीएसटी, बिक्री कर और उत्पाद कर। तो इनको भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा जो है टैक्स टॉपिक था। अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार और क्षेत्र। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से आपको याद करना है। तो देखिए एक तरफ लिखा गया है पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, दूसरा उसकी शुरुआत कब से हुई थी और यह किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करें नोबेल पुरस्कार की। 1901 में इसकी शुरुआत होती है और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था पहली बार 1969 में दिया गया था। अब दूसरा हमारा जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। इसकी शुरुआत होती है जाके 1954 में। यह पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से ये 4 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन चारों क्षेत्रों में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला जो हमारा पुरस्कार है वह है ऑस्कर पुरस्कार। 1929 में शुरुआत होती है इसकी और यह फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरुआत होता है। यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में फिल्मों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1965 में शुरुआत होती है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भी है। इसी प्रकार सरस्वती पुरस्कार 1991 में शुरू होता है और यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी 1991 में शुरू होता है और साहित्य के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी, 1961 में, और ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो है दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम हो चुका है ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1992 में हुई और यह खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ और यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। धनवंतरी पुरस्कार 1971 में शुरू हुआ और यह चिकित्सा के क्षेत्र में देते हैं। बोरलोग पुरस्कार 1973 में शुरू हुआ और कृषि के क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है बोरलोग पुरस्कार। नेक्स्ट कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू हुए, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। ग्रेमी पुरस्कार 1958 में शुरू हुआ और यह संगीत के क्षेत्र में एक प्रमुख पुरस्कार है। और फिर हम बात करें मान बुकर पुरस्कार, तो यह 1969 में शुरू हुआ और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कबीर पुरस्कार, तो यह समाज सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो यह जो है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 1956 में शुरुआत हुई, साहित्य, पत्रकारिता और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में यह पुरस्कार देते हैं रेमन मैग्सेसे, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में। अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार 1917 में शुरू हुआ और पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। प्रीतजकर पुरस्कार, यह आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला एक सबसे प्रमुख पुरस्कार है। नेक्स्ट वाचस्पति पुरस्कार, यह संस्कृत साहित्य में मिलता है। बीसी रॉय पुरस्कार, यह चिकित्सा में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। महावीर चक्र, परमवीर चक्र और अशोक चक्र, यह तीनों पुरस्कार जो है वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। परमवीर चक्र जिसमें से सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वीरता के क्षेत्र में।
तो दोस्तों ये हमारे जो है प्रमुख पुरस्कार और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इससे संबंधित ये टॉपिक था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। इस अगले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। एक तरफ पुस्तकें, दूसरी तरफ उनके लेखक। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है। अर्थशास्त्र किताब किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखा है इसको। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कादंबरी को बाण भट्ट ने लिखा है। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। किताब उल हिंद के लेखक पूछा जाए तो अल बरूनी है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दास कैपिटल को किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स को द्वारा। मीन कैम्फ के लेखक हो जाते हैं एडोल्फ हिटलर। इसके अलावा अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो यह लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है यह। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हो जाते हैं। मदर इंडिया को लिखा है कैथरीन मेयो ने। अकबरनामा और आईने अकबरी इन दोनों को लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष की है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हो जाते हैं। बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। और हुमायूं नामा को किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। हर्षचरित यह किसकी रचना है? तो हर्षचरित है बाण भट्ट की। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। इसके अलावा कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मालविका मित्रम यह कालिदास की रचना है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस यह किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि यह चारों रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की हैं। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि। साखी सबद रमैनी और बीचक यह चारों रचनाएं किसकी हैं? कबीरदास की हैं। गीतांजलि गोरा गार्डनर यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन सभी को लिखा है। इसके अलावा अगर बात करें प्रिंस तो ये मैकियावेली की रचना है। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लूटो की है। आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। इंडिया डिवाइडेड इसको लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके बाद बात करें सत्यार्थ प्रकाश, ये हमने देख लिया है, इसको दयानंद सरस्वती ने लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशन यह लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा, वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफी के लेखक एस राधाकृष्णन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा अगर हम बात करें मैला आंचल किसकी रचना है तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। चिदम्बरा के लेखक हो जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। और देवदास को किसने लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। पद्मावत के लेखक पूछे जाएं तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत के लेखक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक थे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख नारे और वचन। तो देखिए, एक तरफ नारे वचन, एक तरफ किस महापुरुष का संबंध उस नारे से है। तो बात करते हैं करो या मरो का नारा, यह महात्मा गांधी ने दिया। हे राम यह भी महात्मा गांधी ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। जय जवान जय किसान यह कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान को कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आराम हराम है यह किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह राम प्रसाद बिस्मिल के वचन थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो यह गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद यह भगत सिंह ने कहा। और संपूर्ण क्रांति को कहा था जयप्रकाश नारायण ने। कर मत दो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कर मत दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें वंदे मातरम यह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है इसको। पूर्ण स्वराज यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया। मारो फिरंगियों को यह कहा था मंगल पांडे ने। स्वराज्य साम्राज्यवाद का नाश हो, देखिए साम्राज्यवाद का नाश हो यह किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा लाला लाजपत राय ने दिया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जनगण मन का नारा भी किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नारे और वचन थे। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वो है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ लोक नृत्य, दूसरी तरफ उनके राज्य। सबसे पहले बात करते हैं भांगड़ा, गिद्धा, धूमल और बैसाखी। तो यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा, गिद्धा ये और धूमल और बैसाखी ये सभी पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट बात करें गरबा, डांडिया, तिरपानी, इसके अलावा भवई और पधार यह जो है गुजरात के जो है लोक नृत्य हैं। गरबा, डांडिया और भवई ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी तो यह आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है।
अड़वाली, कुमाऊनी और झोरा, यह जो है गढ़वाली है, ये गढ़वाली, माफ़ कीजिएगा, ये गढ़वाली, कुमाऊनी और झोरा, यह उत्तराखंड का जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करें मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य, यह अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, देखिए आपसे पूछा जाए झूमर, पनिहरी, कठपुतली, कलबेलिया, गणगौर, यह सभी नृत्य कहाँ के हैं? राजस्थान के, जिसमें से गणगौर, कलबेलिया, कठपुतली और झूमर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य हैं राजस्थान राज्य के। नेक्स्ट हम बात करें रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का हो जाता है। रास लीला, नौटंकी, कजरी और कत्थक, यह सभी उत्तर प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं प्रमुख। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, देखिए एक है यहाँ पे लोहा करके, यह जो है मेघालय का है। कहाँ का है ये? मेघालय का जो है लोक नृत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें सरहुल और छऊ, यह जो है झारखंड के हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के। विदेशिया, जट जटिन और पाइका, यह जो है बिहार के लोक नृत्य हैं। विदेशिया, जट जटिन, जिसमें से जट जटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और विदेशिया भी, यह कहाँ के हैं? बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा लावनी और तमाशा, यह कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। और छपेली और डंडा नाव, यह जो है हिमाचल प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं, छपेली और डंडा नाव। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य थे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। कौन सा घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो देखिए प्रेरीज जो घास का मैदान है, यह उत्तरी अमेरिका देश में स्थित है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर होते हैं? उत्तरी अमेरिका में। पटाना कहाँ के घास के मैदान है? श्रीलंका के हो जाते हैं। स्टेपीज अगर पूछा जाए कहाँ के घास के मैदान है, तो ये एशिया और यूरोप के घास के मैदानों को जो है स्टेपीज नाम से जाना जाता है। सवाना, यह अफ्रीका के घास के मैदान है। डाउन्स कहाँ के घास के मैदान है? तो डाउन्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। इसके अलावा कैंटरबरी कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। कैंटरबरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं घास के मैदान। इसके अलावा लानोस कहाँ का है? कोलंबिया और वेनेजुएला का है। कोलंबिया और वेनेजुएला का। चलिए अब इसमें जो है आगे हम लोग देखते हैं, लानोस कहाँ का हो गया? कोलंबिया और वेनेजुएला का। इसके अलावा कंपास कहाँ का है? कंपास, तो यह जो है ये हो जाता है, ये माफ़ कीजिएगा, ये पंपास है। क्या है ये? पंपास। तो पंपास जो है दक्षिण अमेरिका का जो है घास के मैदानों को कहा जाता है। और ये जो कैंपास है, यह ब्राज़ील का जो है घास के मैदानों को कैंपास नाम दिया गया। पार्कलैंड पूछा जाए तो ये अफ्रीका के घास के मैदान होते हैं। बुग्याल या मर्ग कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। इसके अलावा पुष्पटाज, यह जो है यूरोप के घास के मैदान है। और वेल्ड कहाँ के हैं? तो वेल्ड जो है अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड के घास के मैदान थे। आइए चलिए अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अगले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय को पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ संगठन, बीच में उनकी स्थापना और उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना होती है 1944 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह भी 1944 में स्थापित होता है। मुख्यालय इसका है वॉशिंगटन DC शहर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में स्थापना होती है। जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में स्थापित होता है और इसका भी मुख्यालय जिनेवा शहर में ही स्थित है। नेक्स्ट अगला हम बात करें रेड क्रॉस, 1863 में स्थापित होता है। जिनेवा ही इसका भी मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट गैट, यह भी 1948 में स्थापित होता है और जिनेवा इसका मुख्यालय है। अगला है अंकटाड, UNCTAD, 1964 में स्थापित होता है और इसका मुख्यालय भी जिनेवा शहर के अंदर ही स्थित है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। इसके बाद है सार्क, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू, नेपाल में यह इसका मुख्यालय स्थित है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में स्थापित होता है। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय हो जाता है ब्रुसेल्स में और नाटो की स्थापना होती है जाके 1949 में। ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका स्थापना होती है 1960 में। वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय है ओपेक का। नेक्स्ट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में स्थापित होता है और द हेग, नीदरलैंड में इसका जो है मुख्यालय। एक बार आप लोग इसका जो है वर्ष चेक करके अवश्य बताइएगा कमेंट करके कि इसका एग्जैक्ट वर्ष कितना है। हो सकता है इसका 1945 हो या 46 भी हो सकता है। तो अगर आपको इसको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और यह जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगर हम बात करें यूनेस्को, तो यूनेस्को कब स्थापित हुआ था? 1945 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय है पेरिस शहर में। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में बना। जिनेवा में इसका मुख्यालय है।
अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की 1931 में स्थापना हुई थी, लंदन में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ यह 1946 में बना था और न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम इसी प्रकार बात करें WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में स्थापित हुआ था, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो यह भी 1945 में स्थापित हुआ, रोम इटली शहर में इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसियान की, 1967 में स्थापित होता है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित होता है, ग्लांड स्विट्जरलैंड शहर में इसका मुख्यालय है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में बना था ये, और दुबई शहर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हम बात करें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894 लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। फीफा की स्थापना कब हुई जाकर? 1904 में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड शहर में इसका मुख्यालय। इसके अलावा देखिए कुछ और प्रमुख संगठन हैं, इनमें नाम आता है इसरो, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1964 में पेरिस में इसका मुख्यालय हो जाता है। OECD 1961 में बना था, पेरिस में ही इसका भी मुख्यालय। इंटरपोल यह 1923 में बना था और लियोन फ्रांस शहर में इसका मुख्यालय है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल यह लंदन में इसका मुख्यालय है और 1961 में ये बना था। तो ये दोस्तों हमारे जो है इंपॉर्टेंट संगठन थे और साथ में जो है उनके जो है मुख्यालय आदि थे। अब हम लोग अगला टॉपिक, ये हमारा भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों का रिवीजन करेंगे। तो देखिए शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हमारी टोटल 8 होती है। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट हम बात करें मोहिनी अट्टम, तो ये हो जाता है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य, और कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है? तो कथक हो जाता है उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का। सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का हो जाता है। और मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक बार इनको हम फटाफट डिवीजन कर लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, कथकली भी केरल, कथक उत्तर प्रदेश, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर और उड़ीसी उड़ीसा का। चलिए आगे इसमें अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, इसको हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हरिद्वार, पटना, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, ये सभी शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। हरिद्वार, पटना, कानपुर, वाराणसी और कन्नौज। बात किया जाए अगर प्रयागराज, तो ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। आगरा, मथुरा, इटावा और दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा और दिल्ली, ये चारों शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें अयोध्या शहर सरयू नदी पर बसा हुआ है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी पर स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी पर है, कुंभ मेले का आयोजन भी यहाँ पर होता है। कोलकाता शहर हुगली नदी पर है। जमशेदपुर शहर पूछा जाए किस नदी पर है, तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। कटक उड़ीसा का कहाँ पर है? महानदी पर है। कोटा राजस्थान के अंदर स्थित शहर चंबल नदी पर है। सूरत गुजरात का शहर है, ताप्ती नदी पर यह स्थित हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अजमेर शहर लूनी नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी पर स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी पर यह स्थित हो जाता है। डिब्रूगढ़ शहर असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और हैदराबाद जो है हो जाता है मूसी नदी पर स्थित। नेक्स्ट गोरखपुर शहर राप्ती नदी पर है। मदुरई ये वैगई नदी पर है। नासिक जो महाराष्ट्र का शहर है गोदावरी नदी पर है। फिरोजपुर सतलज नदी पर है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर है। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है। और फरक्का जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट शहर और उनसे संबंधित जो नदी थी वो टॉपिक था। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो देखिए एक तरफ भौगोलिक उपनाम और एक तरफ किस शहर को उस नाम से जाना जाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को। इसके अलावा यह पोप का शहर भी कहा जाता है रोम। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी भी किसे कहा जाता है, तो यह भी रोम को ही कहा जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इटर्नल सिटी या होली सिटी कौन है, तो यह भी रोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश को कंगारुओं का देश। कीवी का देश किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर पूछा जाए तो यह शहर है न्यूयॉर्क। इसके अलावा चाइना का शोक, चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। अंध महाद्वीप पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट यह भूटान देश को कहा जाता है। विश्व की छत कौन है, पामीर का पठार है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फैशन नगरी के नाम से पेरिस को जाना जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, चीनी के लिए क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लैंड ऑफ द केक्स किसे कहते हैं, स्कॉटलैंड को कहते हैं। और विश्व के रोटी का भंडार प्रेयरीज घास के मैदान कहलाते हैं। इसी प्रकार झीलों का देश पूछा जाए तो फिनलैंड हो जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश हो जाता है हाथियों का थाईलैंड। सफ़ेद हाथी कहाँ पर स्थित है, पाए जाते हैं थाईलैंड में। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप का खेल का मैदान। लिली का देश कनाडा हो जाता है। सूर्योदय का देश जापान है। और डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। होली लैंड जेरूसलम है, पवित्र शहर। नील नदी का देश या देन मिस्र को कहते हैं। और भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर की जल संधि को। इसके अलावा अगर बात किया जाए
प्यासी की भूमि, यह भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ये। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, यह भी ऑस्ट्रेलिया देश को ही कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम देश को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एम्पायर सिटी, यह न्यूयॉर्क को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश, यह म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मोतियों का द्वीप, यह बहरीन को बोला जाता है। सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है जापान को। और विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है। अरब सागर का मोती कोच्चि केरल कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इस्तांबुली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड है। दक्षिण का ब्रिटेन कौन है? न्यूजीलैंड। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, जापान देश को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। और पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है नीदरलैंड देश को। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट शहरों के उपनाम थे। चलिए आइए और कुछ हम टॉपिक्स हैं उनका भी फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए अगला टॉपिक अपना है बजट। बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। संविधान देखिए संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग हुआ है। बजट के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है। और अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 112 में वित्त विधेयक, और इसी को हम जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है। इसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 280, यह वित्त आयोग को परिभाषित करता है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 280 में है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाएं तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ पे नियोगी है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। भारत में बजट को वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगर हम बात करें शून्य बजट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1987-88 में शून्य आधारित बजट की शुरुआत हुई थी। भारत में बजट को कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा। भारत में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश हुआ था निर्मला सीतारमण के द्वारा। और 2 बार पेपरलेस बजट पेश अब तक हो चुका है। तो देखिए अब तक तो 2 से अधिक बार हो चुका है। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश हुआ था? 2021 में पेश हुआ था। चलिए अपना जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है बैंकिंग। बैंकिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट जो पद हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है इसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। अगर आपसे पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में जाकर आरबीआई की स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई शहर में स्थित है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब जाकर होता है? 1949 में होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। भारत में आर्थिक नीतियां कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बनाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछे जाएं तो इनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट, रुपए का चिन्ह किसने बनाया था? डी उदय कुमार ने 2010 में इसको बनाया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक पूछा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है। एसबीआई की स्थापना कब जाकर होती है? 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना होती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है हमारे क्या थे, ये हमारे बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है टर्म थे। अब हम लोग आगे जो है देखिए पुरस्कार और क्षेत्र तो हमने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बाद हमने विश्व के घास के मैदान भी पढ़ लिया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है यहाँ तक जो है पढ़ने वाले हैं। बाकी इसका एक जो है सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग बचे हुए स्टैटिक जीके के टॉपिक को भी उस क्लास में जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।